मेरे क्लास 9 के प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस क्लास 9 टर्म 2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे आंसर को लिखें ताकि फुल मार्क्स मिले। तो देखिए, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 है, जो टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर है। और ये सब CBSE ने क्लास 10th में जैसा किया है वैसा 9th में रिपीट हो रहा है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं इस क्वेश्चन पेपर में पर्टिकुलरली, ये जो क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, A B C D और E में। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में 1 से 5 तक के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच के, और इसमें 40 वर्ड्स में इसके आंसर हमको लिखना है। सेक्शन बी में 6 से 8 तक शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जिसमें 3 मार्क्स है, और आंसर जो है ना 80 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 9 to 10 है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 मार्क्स हैं, और ये जो है ना 120 वर्ड्स में हमको इसको लिखना है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 11 12 है, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन ई जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि मैप बेस्ड है, और उसमें 3 मार्क्स हैं। अब इसमें इंस्ट्रक्शन में देखिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 8 है कि इसमें ओवरऑल चॉइस तो नहीं है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन इंटरनल चॉइस जो है ना कुछ क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। मतलब एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे जिसमें से एक आपको सॉल्व करना है। तो ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चंस हैज़ टू बी अटेम्प्टेड। तो एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके साथ जो 9 नंबर इंस्ट्रक्शन है कि कुछ अलग से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं हर सेक्शन में, जिसको आपको पढ़ के जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सेक्शन ए देखते हैं। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आइडियाज ऑफ लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो इसमें हम लोगों को जो लिबरल थे, रेडिकल थे और जो कंजर्वेटिव थे उनके बीच के आइडियाज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। इसका आंसर है, देखिए, फर्स्ट लिबरल्स, दे बिलीव्ड इन चेंजिंग द सोसाइटी, अ नेशन व्हिच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स एंड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हाउएवर दे बिलीव्ड दैट ओनली प्रॉपर्टीड मेन शुड हैव द राइट टू वोट एंड डिड नॉट वांट वुमेन टू वोट। तो लिबरल्स कौन थे? वो विश्वास करते थे सोसाइटी में चेंज लाने के लिए एक ऐसा नेशन बनाना चाहते जो सारे रिलीजन को टॉलरेट करे, और वो इंडिविजुअल राइट को सेफगार्ड करना चाहते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन वो इस चीज़ पे भरोसा नहीं करते थे कि जो गरीब लोग हैं वो वोट करें, यहाँ तक कि वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं भी वोट करें। वो केवल चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी ऑनर हैं वही वोट दें। इसमें दूसरा है रेडिकल्स, दे बिलीव्ड इन द रूल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एंड अपोज द प्रिविलेजेज ऑफ द लैंड ऑनर्स, फैक्ट्री ऑनर्स एंड सपोर्टेड वुमेन्स राइट टू वोट। और जो रेडिकल्स थे वो कौन थे? ये विश्वास करते थे रूल ऑफ मेजॉरिटी में कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से, और अपोज करते थे कि जो लैंड ऑनर है, फैक्ट्री ऑनर है, उनको जो प्रिविलेज मिल रहा है उसका, और साथ ही साथ ये महिलाओं के वोट देने के अधिकार के पक्ष में थे। अब इसमें थर्ड है कंजर्वेटिव्स, दे अपोज्ड बोथ द लिबरल्स एंड रेडिकल्स। ये दोनों का विरोध करते थे, लिबरल्स का भी और रेडिकल्स का भी। अर्लियर दे अपोज्ड एनी काइंड ऑफ चेंज, शुरू में इन्होंने किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध किया। बट बाई द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड द चेंज बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते इन्होंने चेंज को स्वीकार किया, लेकिन इनका भरोसा था कि जो पास्ट है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ चेंज जो है ना वो धीरे धीरे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू एक्सप्लेन वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें हमको बताना है कि बहुत सारे कंट्री में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है? इसमें आंसर नंबर 2 में ए है, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना वो एक ऑफिशियल नेम है उस बॉडी का जिसमें सारे मिनिस्टर्स जो है ना इंक्लूड होते हैं, और सारे जो मेजर डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। अब इसमें कभी देखिए, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग। तो देखिए, सारे मिनिस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि वो हर दिन मिलें और सारी चीज़ों को डिस्कस करें। द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग एज अ टीम। इसीलिए जो डिसीजंस होता है वो कैबिनेट मीटिंग में होता है एक टीम के रूप में। इसमें सी है, द मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरी वन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। तो देखिए, हो सकता है मिनिस्टर के अलग अलग व्यू हो, ओपिनियन हो, लेकिन जब डिसीजन हो जाता है तो वो कैबिनेट का डिसीजन होता है, सभी लोगों का डिसीजन होता है।
नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, और कोई मिनिस्टर जो है ना ओपनली आलोचना नहीं कर सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कैबिनेट के डिसीजन का। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत सारे देशों में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ वेयर द ब्रिटिश पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉवर्टी इन इंडिया, कि जो ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ थीं वो कैसे भारत में पॉवर्टी बढ़ाने में या गरीबी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थीं। इसका आंसर हमको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 3 का ये है, वन ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन्स इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक प्रमुख ऐतिहासिक कारण था भारत में गरीबी का कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंडर में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। बी है, द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रियून ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज द डेवलप्ड इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, और जो पॉलिसीज थी कॉलोनियल गवर्नमेंट का वो केवल इंग्लैंड में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाली थी, जिससे क्या हुआ कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हुआ वो डिस्करेज हुआ, ख़त्म हो गया, और जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज थी इंडिया में जैसे टेक्सटाइल वो भी बर्बाद हो गया। सी है, द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वे आर वेरी मच एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्रिटिशर्स, और मेन कारण क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी मीन, जो इंडिया में इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी है, सारा का सारा पावर जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अधेयर है, ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन के आंसर में हमको लिखना है। आंसर 4 है, इट मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, तो इसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना सारे कोर्ट के ऊपर में है, पूरा का पूरा जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो कंट्री का वही कंट्रोल करता है। इस डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, और उसके डिसीजन जो है ना सारे के सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। बी है, ऑल द लोअर कोर्ट्स फ्रॉम द ग्राम पंचायत टू द हाई कोर्ट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और जो सारे लोअर कोर्ट हैं चाहे ग्राम पंचायत हो या हाई कोर्ट हो वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड हैं। द इंटीग्रेशन इज थ्रू द एपिलेट सिस्टम एग्जिस्टिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इंटीग्रेशन है वो एक एपिलेट सिस्टम के द्वारा हो रहा है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। एनी पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव, कोई भी आदमी जो है ना हायर कोर्ट में अपील कर सकता है यदि उसको लगता है दैट जस्टिस हैज नॉट बी डन, कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो अपर कोर्ट में अपील कर सकता है। क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया, तो हमको सारे रूल्स और रेगुलेशन जो कि इलेक्शन कैंपेन में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है या जो कोर्ट से मॉनिटर करते हैं ना उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। आंसर 5 है, टू रेगुलेट द इलेक्शन कैंपेन देयर आर सम इलेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इलेक्शन कैंपेन को रेगुलेट करने के लिए कुछ इलेक्शन के रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू दिज लॉज नो पार्टी आर कैंडिडेट कैन, और इस नियम के अनुसार कोई पार्टी या कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता। फर्स्ट है ब्राइब आर थ्रेटन वोटर्स, कि वो वोटर को ब्राइब करना, घूस देना या डरवाना। सेकेंड है अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, और उनको अपील करना कास्ट और रिलीजन के नाम पे। थर्ड है यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर द इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के लिए गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना। उसके आगे देखिए, इफ़ एनी पार्टी आर कैंडिडेट इज फाउंड प्रैक्टिसाइजिंग एनी ऑफ द अबव, अगर कोई भी पार्टी या कैंडिडेट इस प्रकार का मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव वॉन द इलेक्शंस, और उनके इलेक्शन को रिजेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा यदि वो इलेक्शन जीत गए हैं तब भी। तो बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं कि कोर्ट ने डिसीजन के द्वारा ये बताया है कि ये कैंडिडेट जो है ना वो जीतने लायक नहीं था। सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 टर्म 2 सोशल साइंस में हम लोग सेक्शन बी पे आ चुके हैं। तो सेक्शन बी पे सारे क्वेश्चंस को अपने को 80 वर्ड्स के लिमिट में लिखना है। क्वेश्चन 6 है, वाई डू वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंजॉय डेजर्ट क्लाइमेट गिव रीजन्स, जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है जिसमें थार डेजर्ट आता है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये सारे जो रीजन है ना इसमें डेजर्ट क्लाइमेट क्यों होता है इसका हमको रीजन बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिस्क्राइब द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगल्स अबाउट द कैपिटलिस्ट्स, जो तो कैपिटलिस्ट को लेकर जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल के जो थॉट्स हैं या आइडियाज़ हैं, जो उनकी फिलॉसफी है सोशलिज्म को लेकर, उसको हमको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। गरीब परिवारों में तो सभी लोग गरीबी से शिकार होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, जैसे कि बच्चे हुए, बूढ़े हुए या महिलाएं हुई। तो इसको हम लोग को इस स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन 6 तो हम समझ चुके हैं, इसका आंसर है कि अरावली हिल्स फॉल पैरेलल टू द अरेबियन सी। तो जो अरावली हिल्स है ना वो एकदम पैरेलल है अरेबियन सी के। एंड डू नॉट एक्ट एज ए बैरियर, और ये किसी प्रकार का बैरियर नहीं बनता, जैसे कि हिमालय बैरियर बनता है बिल्कुल उसी प्रकार से। सिंस दे डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द मॉइस्चर लेडन विंड्स कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी, और ये जो मॉइस्चर से भरा हुआ जो विंड होता है जो अरेबियन सी से आता हुआ है उसको नहीं रोकता है। तो इट डज नॉट रेन इन वेस्टर्न राजस्थान, इसीलिए वेस्टर्न राजस्थान में जो है ना रेन नहीं होता है। व्हेन मानसून पासेस थ्रू द वेस्टर्न राजस्थान थार डेजर्ट बिकम्स वार्मर एंड इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इंस्टेड ऑफ शेडिंग मॉइस्चर। तो जब मानसून जो है पास होता है वेस्टर्न राजस्थान से, तो डेजर्ट का इलाका है, थार डेजर्ट वहीं पे है, तो वहाँ पे जो है ना जो डेजर्ट की गर्मी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है डेजर्ट में वो बढ़ जाता है, और वो इसी कारण से ना वहाँ पे मॉइस्चर को गिराता नहीं है जो बाकी जगहों में होता है। यही रीज़न है कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है ना वो डेजर्ट क्लाइमेट है। तो देखिए क्वेश्चन 7 में हम समझ चुके हैं कि जो थॉट्स हैं आइडियाज़ हैं कार्ल मार्क्स के और फ्रेडरिक ईगल्स के कैपिटलिस्टों को लेकर, उसके ऊपर अपने को आंसर लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगल्स गेव अ क्लियर आइडिया अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन सोशलिज्म। तो जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल्स हैं उन्होंने एक क्लियर आइडिया दिया हुआ था कि सोसाइटी जो है ना कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा सोशलिज्म में, और इन्हीं के थॉट के ऊपर कई कंट्रीज में सोशलिस्ट पार्टियाँ आई और उन्होंने रूल किया, और अभी भी चाइना में जो है ना वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल है। उसके बाद देखिए आगे बोलता है दे आर्गूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। वो आर्गू किए हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होता है, औद्योगिक समाज होता है, वो कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटल बेस्ड होता है। कैपिटलिस्ट ओन्ड दैट कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, और जो कैपिटलिस्ट है ना जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है फैक्ट्रीज में उसको ओन करते हैं, उसके मालिक होते हैं। दे एक्यूमुलेटेड वेल्थ बाई प्रॉफिट प्रोड्यूस्ड बाई द वर्कर्स, और वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको कौन पैदा करता है, वर्कर पैदा करते हैं, मजदूर वर्ग पैदा करता है। वर्कर्स वे आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट मेड बाई देमसेल्स, और वर्कर्स को कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है जो प्रॉफिट वो पैदा करते हैं। मार्क्स बिलीव्ड दैट वर्कर्स माइट स्टॉप द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मार्क्स का विचार था या विचार है कि वर्कर्स ही ना जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को ख़त्म कर सकते हैं। दे हैड टू कंस्ट्रक्ट अ सोशलिस्ट सोसाइटी, उनको एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना होगा वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, और सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी व्यक्ति का नहीं होगा, समाज का होगा या शासन का होगा। बोथ मार्क्स एंड ईगल्स बिलीव्ड दैट वर्कर्स कुड ट्रम्प इन देयर कन्फ्लिक्ट विद द कैपिटलिस्ट। तो दोनों का विश्वास था मार्क और ईगल का कि जो वर्कर का कन्फ्लिक्ट होगा या लड़ाई होगा कैपिटलिस्ट के साथ में, तो दोनों में वर्कर्स ही विजयी होंगे, और उसी प्रकार से कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा और सोशलिज्म जो है ना एक स्थायी समाधान के रूप में आएगा। देखिए क्वेश्चन 8 को हम समझ चुके हैं कि एक गरीब परिवार में तो सभी सफ़र करते हैं, सभी समस्याएं झेलते हैं, लेकिन कुछ जो है ना बाकियों से ज़्यादा समस्याएं झेलते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा कि पुअर पीपल आर द वन हु सफ़र्स द पॉवर्टी मोस्ट। जो गरीब लोग होते हैं ना वो गरीबी से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं या सबसे ज़्यादा समस्याओं को झेलते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? लैंडलेसनेस, हंगर, लेक ऑफ शेल्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज फैमिली साइज, इलेक्ट्रिसी, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस एक्सेट्रा आर फीचर्स ऑफ पुअर पीपल। तो जो गरीब लोग हैं उनके क्या क्या फीचर होते हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं होता, वो भूखे होते हैं, छत नहीं होता या घर नहीं होता, बेरोजगार होते हैं, बड़ा बड़ा फैमिली होता है, अनपढ़ होते हैं, उनका जो हेल्थ है कमज़ोर होता है, कुपोषित होते हैं, और बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर करते हैं और वो असहाय होते हैं। ये सब फीचर हैं पुअर पीपल के। इन पुअर फैमिलीज वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। गरीब परिवारों में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, जो बुजुर्ग होते हैं और छोटी बच्चियां जो होती हैं ना, उनको सिस्टमेटिकली या जानबूझकर समान एक्सेस नहीं दिया जाता जो भी रिसोर्सेज होते हैं परिवार में उसका। एज दीज आर डिपेंडेंट ग्रुप्स, दस दे रिसीव वेरी लिटिल केयर एंड रिसोर्सेज टू कंज्यूम। चूँकि ये ग्रुप जो है ना डिपेंडेंट होते हैं किसी न किसी अर्नर के ऊपर, जो ब्रेड अर्नर होता है फैमिली में जो कमा के लाता है उसके ऊपर, तो उसी कारण से इनको बहुत ही कम केयर मिलता है, बहुत ही कम रिसोर्सेज मिलता है कंज्यूम करने के लिए। दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। इसी कारण से इस चीज़ को कंक्लूड किया जा सकता है, माना जा सकता है कि गरीब परिवारों में तो सभी समस्याओं को झेलते हैं, सभी कष्ट भोगते हैं, लेकिन कुछ जो है ना, जैसे इसमें बताया कि जो बच्चे हैं, फीमेल इन्फेंट्स हैं, खासकर एल्डरली पीपल हैं, और जो महिलाएं हैं वो बाकियों से ज़्यादा सफ़र करती हैं या मुसीबत को झेलती हैं।
सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 टर्म 2 में हम लोग सेक्शन सी पे आ चुके हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं और ये दोनों क्वेश्चन 120 वर्ड्स की लिमिट में लिखना है। क्वेश्चन 9 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो जो निष्पक्ष इलेक्शन होता है या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या क्या रोल होता है हमको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इनमें से जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको ब्रीफली हमको आंसर करना है। फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन पॉवर्टी, कि आप मानव समाज में जो गरीबी है उससे क्या समझते हैं। सेकेंड है, हु आर द पोरेस्ट ऑफ द पुअर, कौन जो है गरीबों में भी सबसे गरीब हैं। थर्ड है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005 उसके मेन फीचर क्या हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 तो हम समझ चुके हैं, उसका जो आंसर हमको लिखना है कि फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, ये क्या करता है, सारे जो पार्टीज हैं या कैंडिडेट हैं उनको एक सिंबल देता है जिसके ऊपर वोटर जो है ना वोट करता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कि द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ नेशनल स्टैंडिंग और अलॉटेड परमानेंट इलेक्शन सिंबल्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं नेशनल स्टैंडिंग के उनको एक परमानेंट इलेक्शन सिंबल मिलता है। जैसे इंडिया में बीजेपी है उसको कमल छाप या लोटस का फूल मिला हुआ है, और जो पंजा है वो मिला हुआ है कांग्रेस को। दिस सिंबल सेल्फ इवन एन ऑर्डिनरी मैन टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट पार्टीज इंस्टेंटली, और ये जो सिंबल है ना उनका चिन्ह बन जाता है, उनका ब्रांड बन जाता है कि आम आदमी भी इलेक्टेड आदमी भी बहुत आसानी से अलग अलग पार्टियों को रिकॉग्नाइज कर सकता है तुरंत के तुरंत। जो दूसरा काम है इलेक्शन कमीशन का वो है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जो इलेक्टोरल रोल्स होता है या मतदाता जो सूची होती है ना उसको प्रिपेयर करता है कौन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड इन विच द नेम, फादर्स नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द वोटर्स आर क्लियरली मेंशन। तो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें जो वोटर है उसका नेम, उसके पापा का नेम, फादर से नेम, एज और सेक्स से जो है ना वोटर का वो क्लियरली मेंशनड होता है। थर्ड देखिए डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसीज, द होल एरिया वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड इज डिवाइडेड इनटू so many clear cut constituencies so that elections are held in an organized way। तो देखिए डिलिमिशन ऑफ कंस्टिट्यूंसीज को भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है कि पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे इलेक्शन होता है वो बहुत अच्छी क्लियरली कट कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड होता है ताकि जो इलेक्शंस है ना वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हो सके। 4 नंबर देखिए फिक्सिंग द इलेक्शन डेट्स, जो इलेक्शन का डेट होता है उसको इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है। द इलेक्शन डेट इज अनाउंस्ड सो दैट द वोटर्स कुड इजिली कास्ट देयर वोट्स ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो इलेक्शन डेट जो है ना पहले से अनाउंस कर दिया जाता है जिससे वोटर्स को, कैंडिडेट को, पार्टीज को पता चल जाए कि कौन से दिन में वोटिंग होगा, जिससे बड़े आसानी से जो वोटर्स हैं वो अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं या दे सकते हैं उस पर्टिकुलर डेट पे। 5th नंबर है स्क्रूटनी केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है इलेक्शन कमीशन का, को जांच करता है, केयरफुल एग्जामिन करता है जो नॉमिनेशन पेपर होते हैं कैंडिडेट्स के उनको। द कैंडिडेट्स विलिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस हैव टू फाइल द नॉमिनेशंस अप टू अ पर्टिकुलर डेट। तो एक निर्धारित डेट तक, एक पर्टिकुलर डेट तक जो कैंडिडेट है ना जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको इलेक्शन कमीशन में जाके फाइल करना पड़ता है अपने नॉमिनेशन को। देन द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनाइजेज देयर पेपर्स एंड एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स द नॉमिनेशन पेपर्स एज द केस में बी। उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन है ना उसको स्क्रूटनाइज करता है, जांच करता है पेपर्स को, या तो एक्सेप्ट करता है सब चीज़ सही होने पे या रिजेक्ट कर सकता है नॉमिनेशन पेपर को, जैसा भी केस होगा उसको। और 6 देखिए जो लास्ट का काम है चेकिंग अनड्यू इंटरफियरेंस ऑफ द पार्टी इन पावर। तो जो पार्टी पावर में होता है उसका जो अनड्यू इंटरफियरेंस होता है, बेमतलब का जो उसका इंटरफियरेंस होता है उसको चेक करता है। इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू सी दैट द पार्टी इन पावर डज इन नो वे टेक एन एडवांटेज ओवर अदर पार्टीज आर इंडिविजुअल्स। तो इलेक्शन कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी यही है कि जो भी पार्टी पावर में है ना वो जो गवर्नमेंट मशीनरीज है या गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं या गवर्नमेंट फंडिंग है उसके थ्रू ना एडवांटेज मत ले बाकी पार्टीज के कंपेरिजन में या इंडिविजुअल के कंपेरिजन में। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग समझ चुके हैं, तो उसका पहला का आंसर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है उसका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ह्यूमन पॉवर्टी, कि जो मानव समाज में गरीबी है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा ह्यूमन पॉवर्टी इज अ कॉन्सेप्ट दैट गोज बियॉन्ड द लिमिटेड व्यू ऑफ पॉवर्टी एज लेक ऑफ इनकम। तो जो ह्यूमन पॉवर्टी है ना उसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही गहरा है। केवल उसमें ऐसा नहीं है कि जो इनकम में कमी है या आर्थिक जो गरीबी है
या फाइनेंशियल पॉवर्टी है वही इंक्लूड नहीं है। इट रिफर्स टू द डिनाइवल ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू एन इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है, चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर उसको डिनाई किया जाता है सिस्टमेटिकली या किसी और तरीके से जो उसको पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलना चाहिए, सोशल इक्वलिटी मिलना चाहिए या इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलना चाहिए, मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड, ताकि वो मेंटेन कर सके एक रीजनेबल स्टैंडर्ड को, आप लिविंग जीने को, इलेक्ट्रिसिटी, लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। तो जिसमें इलिटरेसी, अनपढ़ता जो है, या जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी, प्रॉपर हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं मिलना, स्वच्छता की कमी, जो जाति और लिंग भेद है, ये सब जो है ना ह्यूमन पॉवर्टी के कंपोनेंट हैं। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड हम लोग समझ चुके हैं। हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि गरीबों में भी गरीब कौन है? तो आंसर होगा वुमेन, चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड एल्डर पीपल इन अ पुअर फैमिली आर रिगार्डेड एज द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं, वो एक गरीब परिवार में रिगार्ड किया जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर से, बिकॉज दे आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। क्योंकि उनको सिस्टमेटिकली डिनाई किया जाता है इक्वल एक्सेस देने के लिए, समान अधिकार देने के लिए, जो भी रिसोर्सेज थोड़े बहुत अवेलेबल होते हैं फैमिली में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कि व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो 2005 जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके मेन फीचर क्या हैं? तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पहला है द एक्ट इंश्योर्स 100 डेज एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी हाउस होल्ड। हर परिवार में यह जो एक्ट है ना वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है हर साल। सेकेंड है इनिशियली कवरिंग 200 डिस्ट्रिक्ट्स, द एक्ट वुड बी एक्सटेंडेड लेटर ऑन टू कवर 600 डिस्ट्रिक्ट। तो जो शुरू में यह जो स्कीम था वो 200 डिस्ट्रिक्ट के लिए बना हुआ था, बाद में इसको एक्सटेंड करके पूरे के पूरे कंट्री में 600 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया गया। फिर उसके बाद आगे देखिए 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, और इसमें जो काम है ना उसका 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 टर्म 2 सोशल साइंस को सॉल्व करते हुए सेक्शन डी पे आ चुके हैं। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 11 है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एक टेक्स्ट को पढ़ना है जो दिया हुआ है और सारे क्वेश्चंस को अपने को आंसर करना है। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्पेयर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टी टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। तो देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंपीरियल जर्मनी हार जाता है और एम्पेयर हटाए जाते हैं, तो उससे एक मौका मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि जर्मनी का जो पॉलिटिक्स है उसको रिकास्ट करें। अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमर एंड स्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर। तो एक नेशनल असेंबली मिलता है वीमर में और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेब्लिश करता है जिसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल बोर्ड्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। अब जो डेप्यूटीज हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, समझिए इंडिया के अगर कंपेरिजन में देखें हम लोग तो इलेक्ट होते हैं जर्मन पार्लियामेंट के लिए। इसका बेसिस होता है इक्वल और यूनिवर्सल बोर्ड्स, जो कि सारे एडल्ट उसको कास्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिसमें वुमेन भी रहती हैं। दिस रिपब्लिक however was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। तो जो रिपब्लिक है ना वो अपने ही लोगों के द्वारा अच्छे ढंग से इसको स्वीकार नहीं किया गया। इसका मूल कारण ये था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज हुआ था, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारे शर्तों को लागू किया गया था एलाइज कंट्रीज के द्वारा, उसके कारण से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी जब हारा था तब। तो इसमें क्वेश्चन 1 है कि व्हाट इज द जर्मन पार्लियामेंट कॉल्ड, कि जर्मन पार्लियामेंट का क्या नाम है, इसका आंसर अपने को देना है। सेकेंड है व्हाई वाज द पीस ट्रीटी ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मनी, कि जो पीस ट्रीटी था वो जर्मनी के लिए शर्मनाक या ह्यूमिलेटिंग क्यों था। थर्ड है व्हाई वाज द वीमर रिपब्लिक नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, कि वीमर रिपब्लिक जो है ना अपने ही लोगों के द्वारा अच्छा क्यों नहीं रिसीव किया गया, अच्छा क्यों नहीं माना गया। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जर्मन पार्लियामेंट कॉल्ड, जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है रिजस्टेग, है ना, फर्स्ट का आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन हम समझ चुके हैं कि जो पीस ट्रीटी था वो शर्मनाक क्यों था जर्मनी के लिए, तो इसका आंसर होगा द पीस ट्रीटी एट वर्सेलिज। तो देखिए जो पीस ट्रीटी जो है ना वर्सेलिज पीस ट्रीटी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। विद द एलाइज वाज हॉर्स एंड ह्यूमिलेटिंग पीस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स,
ये बहुत ही ज़्यादा हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी था जो एलाइज लोग के साथ जर्मनी ने किया हुआ था। उसके रीजन जो है ना यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट रीजन है कि जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेजेज, कि जर्मनी को वार के लिए जिम्मेदार बताया गया और जो हानि हुआ या डैमेज हुआ उसके लिए जिम्मेदार बताया गया। बी है जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, इस कारण से जर्मनी के जो ओवरसीज कॉलोनीज थे उसको जर्मनी को खोना पड़ा। और 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अपनी आबादी के 10वें हिस्से को, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, अपने टेरिटरीज के 13% को, 75% ऑफ इट्स आयरन, अपने आयरन के 75% को, एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, और 26% अपने कोयले को फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ा। सी जर्मनी वाज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड्स, और जर्मनी को फोर्स से किया गया कि वो कंपनसेशन पे करे जो डैमेज हुआ है उसका, जो था 6 बिलियन पाउंड्स। और डी है द एलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड, जो एलाइड आर्मीज था उसने ऑक्यूपाई कर लिया था जो रिसोर्स रिच राइनलैंड थे, राइनलैंड रीजन था उसको। तो इसमें से किसी एक को आपको लिखना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका कि वाई वाज द वीमर रिपब्लिक नॉट रिसीव्ड वेल बाई इट्स ओन पीपल, कि वीमर रिपब्लिक जो है ना अपनी लोगों के द्वारा अच्छे से रिसीव क्यों नहीं किया गया। तो इसका आंसर होगा कि द वीमर रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाई इट्स ओन पीपल बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट हैड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये इसलिए नहीं स्वीकार किया गया अपने लोगों के द्वारा अच्छी तरीके से क्योंकि जो टर्म्स और कंडीशंस थे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज में वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग और हार्श था। जर्मनी का जो डिफीट हुआ था एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार में, द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज विद द एलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, क्योंकि जो शांति मिली थी वो बहुत ही शर्मनाक तरीके से और बहुत ही बेइज्जत करने वाले तरीके से मिली थी जर्मनी को, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिज हुआ था वो जर्मनी के बिल्कुल खिलाफ था। क्वेश्चन 12 है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस टेक्स्ट को पढ़ना है और जो क्वेश्चंस है उसको आंसर करना है। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद डाइवर्स लैंडस्केप्स विथ एक्सट्रीम्स ऑन द लैंड लिमिट्स, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसका जो लैंडस्केप है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। एक तरफ लद्दाख जैसा कोल्ड डेजर्ट है, एक तरफ थार जैसा हॉट डेजर्ट है, एक तरफ सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, एक तरफ पानी नहीं गिरता है। इंडिया लाइस इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ सराउंडेड बाई ऑलमोस्ट 3 साइड्स, इंडिया जो है ना इसमें बोलता है सदर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। अरे सही है कि 3 साइड से ये घिरा हुआ है। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इट हैज़ वन ऑफ द माइटिएस्ट माउंटेन रेंज, और नॉर्थ ऑफ इंडिया में सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है हमारा द हिमालयास। ऑन द अदर हैंड इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन रेंजिंग अप टू 7000 किलोमीटर, और दूसरी तरफ इंडिया का जो कोस्ट लाइन है बहुत लंबा है, 7000 किलोमीटर है। दिस डाइवर्सिटी इन लैंड फॉर्म्स इज आल्सो ब्लेस्ड विद द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया, ये जो डाइवर्सिटी है लैंड फॉर्म्स में उसी प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो है ना उनकी डाइवर्सिटी इंडिया में पाया जाता है। तो क्वेश्चन 1 है व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयास, कि जो सदर्न स्लोप्स है हिमालयास में उसमें कौन से प्रकार का वेजिटेशन मिलता है। सेकेंड है व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया, कि कौन कौन से फैक्टर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फ्यूना का इंडिया में। थर्ड है क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन द हिमालयन रेंज, तो हमको क्लासीफाई करना है कि किस टाइप के जो एनिमल्स पाए जाते हैं हिमालयन रेंज में। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वेजिटेशन पाया जाता है सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय में, उसका आंसर होगा माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज, तो जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ना माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयास प्लेसेस, और ये जो फॉरेस्ट है वो कवर करते हैं जो सदर्न स्लोप है हिमालय के उसको, हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इस सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ही ऊंचे ऊंचे ये स्लोप्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फ्यूना है इंडिया में उसके लिए। आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड मेनली बाई क्लाइमेट, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और एनिमल का है पूरे के पूरे अर्थ में वो मेनली क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल होता है, डिटरमाइन किया जाता है। हाउएवर द अदर फैक्टर्स आर सॉइल, रिलीफ एंड ड्रेनेज, और जो बाकी फैक्टर हैं वो हैं सॉइल मिट्टी, रिलीफ और जो ड्रेनेज है वो। थ्रू मोस्ट ऑफ देम आर आल्सो इंटर रिलेटेड, और इसमें जो है ना बहुत सारे जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन द हिमालयन रेंज, कि जो टाइप्स ऑफ एनिमल मिलते हैं हिमालयन रेंज में वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आंसर होगा द हिमालयास हार्बर आर होम टू याक, द सेगी हार्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन, तो जो हिमालयन हार्बर है वो घर है याक का, और जो वाइल्ड ऑक्स होता है जंगली बैल होता है जिसका सेगी हॉर्न होता है और जिसका वजन होता है 1000 kg या 1 टन के अप्रॉक्सीमेटली।
द तिब्बतन एंटलोप, और जो तिब्बतन एंटलोप होता है उसका, द भारहाल ब्लू शीप, वाइल्ड शीप एंड द कियांग तिब्बतन वाइल्ड आस। ये सारे एनिमल्स जो है ना हिमालयन रेंज में मिलते हैं। सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 टर्म 2 सोशल साइंस में सेक्शन ही पे आ चुके हैं, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है 13 का, ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड एज ए विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट इट्स करेक्ट नेम ऑन द लाइन मार्क्ड नियर इट। तो देखिए ये जो इसमें पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है दुनिया का, इसमें जो है हम लोगों को करेक्ट नाम जो लाइन मार्क किया है उसके पास में लिखना है, ठीक है। तो ये बोलता है वन ऑफ द मेजर कंट्रीज ऑफ द लाइट पावर्स। तो देखिए ये जो ए मार्क्ड है वो कौन सा कंट्री है, तो ये कंट्री है फ्रांस, है ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये फ्रांस है जो कि ब्रिटेन का पड़ोसी कंट्री है। तो यहाँ पे हम लोग इसका लिख देंगे FRANC, यही इसका आंसर होगा फ्रांस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, ऑन अ सेपरेट आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया सो द फॉलोइंग। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द शेडेड एरियाज विच इज़ द वेजिटेशन ऑफ हाई अल्टीट्यूड। तो इसमें हम लोगों को जो सेपरेट आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया दिया है उसमें शो करना है कि जो शेडेड एरिया वेजिटेशन का है हाई अल्टीट्यूड का उसको। तो देखिए यहाँ पे जो शेडेड एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है, हम पढ़ चुके हैं इसको, ये है माउंटेन फॉरेस्ट, है ना, इसको माउंटेन फॉरेस्ट लिख देंगे, और या हम बोल सकते हैं द गेंजेस, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट है FOREST, आपको स्पेलिंग मालूम होगा, या आर करके आप कॉपी में लिख लीजिएगा, द गेंजेस GANGES, ठीक है। तो ये माउंटेन फॉरेस्ट होगा या द गेंजेस होगा। और इसका सेकंड क्वेश्चन है लोकेट अ साल्ट वाटर लेक इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में हमको लोकेट करना है किसी भी एक साल्ट वाटर लेक को। तो वेस्टर्न इंडिया का जो सबसे फेमस साल्ट वाटर लेक है वो सांभर लेक है, उसको लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सांभर लेक है जो कि राजस्थान में है, उसको यहाँ पे मैंने लोकेट किया हुआ है मैप में। इसी प्रकार से आप भी लोकेट कर लीजिएगा।